हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और चलिए अब रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 का। देश भर में ईंधन की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए। नई दरों के मुताबिक पेट्रोल के दाम में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जबकि डीजल 26 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। दामों में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 100.91 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है, वहीं डीजल 89.88 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 57 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 9 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इलाज के बाद एक दिन में 89 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट में भी सुधार आया है। एक दिन में गुरुग्राम और करनाल में 6 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि अंबाला और पानीपत और झज्जर में 3 नए कोरोना केस सामने आए हैं। प्रदेश के 22 जिलों में 5 जिलों में नए कोरोना मरीजों की संख्या 0 है। बावजूद इसके प्रदेश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी और प्रशासन की ओर से लगातार नागरिकों को कोविड निर्देशों के पालन के लिए जागरूक किया जा रहा है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के मामलों में राहत के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर चेतावनी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अभी कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मसूरी के केम्प्टी फॉल्स का वीडियो दिखाकर कहा गया कि जब कोरोना प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन करने वाले लोगों की तस्वीर आती रहेगी, तब तक कोरोना का खतरा बरकरार रहेगा। यह भी बताया गया है कि देश में आधे से ज्यादा केस महाराष्ट्र और केरल से सामने आ रहे हैं। ऐसे में केरल में जीका वायरस के हालात की मॉनिटरिंग के लिए 6 सदस्यीय टीम केरल भेजी जा रही है। WHO ने कोरोना के 7वें वेरिएंट की पहचान की है, जो कि अब तक करीब 25 देशों में फैल चुका है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटन की प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। इसके लिए सीएम मनोहर लाल शुक्रवार को आवास आवंटन पॉलिसी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कर्मचारियों को बिना किसी सिफारिश के उनकी वरिष्ठता के आधार पर सरकारी आवास मिलना चाहिए और इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता होनी बेहद जरूरी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन करें और उसे निश्चित समय के अंदर ग्रेड अनुसार एवं वरिष्ठता अनुसार आवास मिल सके। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अब हरियाणा में कोरोना की स्थिति बिल्कुल सामान्य है और कोरोना के नए केस भी बहुत ही कम हैं। कोरोना के मौजूदा हालात को देखने के बाद सरकार ने 16 जुलाई से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने का फैसला लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर माहौल ठीक रहा तो उससे छोटी कक्षाओं को खोलने का भी निर्णय लिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा और स्कूल खोलने की तैयारी भी अभी से पूरी कर ली गई है। सिरसा में इन दिनों कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की उपलब्धता नहीं होने से टीका लगवाने पहुंच रहे लोगों को मायूसी हाथ लग रही है। सिरसा में हर हफ्ते 50,000 डोज की डिमांड भेजी जाती है, लेकिन वैक्सीन सिर्फ 5,000 पहुंच रही है। वैक्सीन आते ही सभी सेंटर्स पर भेज दी जाती हैं और नाम मात्र टीकाकरण हो पाता है। शुक्रवार को भी नागरिक अस्पताल में अलग अलग सेंटर्स पर टीकाकरण अभियान शुरू चलाया गया, लेकिन जो वैक्सीन आई थी वो खत्म हो गई। लोगों में टीकाकरण को लेकर जागरूकता बढ़ने से टीकाकरण करवाने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि वैक्सीन की कमी उजागर हो रही है। पलवल जिले में कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाने के लिए अब तक 3,13,336 लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि कोरोना टीकाकरण अभियान में 45 से 60 उम्र तक के 89,752 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है और वहीं 18 से 44 उम्र तक के 1,29,280 लोगों को और साथ ही 60 साल से ऊपर तक के 94,304 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। विदेश जाने के इच्छुक युवाओं को स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष राहत दी गई। सिरसा के नागरिक अस्पताल में विदेश जाने के इच्छुक लोग दस्तावेज समेत पहुंच रहे हैं और उनका टीकाकरण किया जा रहा है।
सरकार की ओर से कोविशील्ड का दूसरा टीका लगाने के लिए 84 दिन के अंतराल का प्रावधान किया गया है, लेकिन विदेश जाने वाले युवाओं को इसमें राहत दे दी गई है। उन्हें बस दस्तावेजों समेत नागरिक अस्पताल में आवेदन करना है। 28 दिन के अंतराल की शर्त पूरा करते ही उन्हें उसी समय दूसरा टीका लगा दिया जाता है। इसी के तहत सिरसा में शुक्रवार दोपहर तक 142 युवाओं ने इस सुविधा का लाभ उठाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राजभवन में राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से शिष्टाचार मुलाकात की है। इस मुलाकात में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा का नया राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। यमुनानगर में आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने से पहले हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा किया था, लेकिन बेरोजगारी का आंकड़ा हर साल लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हाथ में कटोरा लेकर जिला सचिवालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते सड़क पर कटोरा लेकर उतरना पड़ रहा है। बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सिरसा में आम आदमी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से भीख मांगकर वर्तमान सरकार के आत्मनिर्भर भारत के नारे पर भी सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में कटोरे लेकर टाउन पार्क से लेकर अंबेडकर चौक तक विरोध मार्च निकाला। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा कर सत्ता में आई थी, लेकिन बीजेपी सरकार अब रोजगार देने की बजाय पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाली नीतियां अपना रही है। साथ ही आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि सरकार भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विजन स्पष्ट करें। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने मीडिया को बताया कि ये सरकार जुमलों की सरकार है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फरीदाबाद में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर अपना रोष व्यक्त किया। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी सरकार ने महंगाई और बेरोजगारी को बढ़ावा दिया है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता बादली के बस स्टैंड से सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर बेरोजगारी और महंगाई कम करने की मांग उठाई। ज्ञापन के माध्यम से कहा कि विगत वर्षों से जहां एक तरफ बेरोजगारी का आलम है, लोगों की नौकरियां छिन रही हैं, दूसरी ओर महंगाई से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। सोनीपत में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय परिसर में पहुंचकर महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इंद्री के शहीद उधम सिंह चौक पर इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ता हाथों में जुमला नहीं, जवाब दो, युवाओं को रोजगार दो के बैनर लिए नजर आए। वहीं उन्होंने सरकार पर युवाओं के साथ धोखा करने का संगीन आरोप भी लगाया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करने पहुंची राज्य मंत्री कमलेश ढांडा को जमकर विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस के सभी सुरक्षा चक्र तोड़कर किसान राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के काफिले के पास पहुंच गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इसके साथ ही राज्य मंत्री कमलेश ढांडा को किसानों ने काले झंडे दिखाकर भी विरोध किया। किसान नेता दिलबाग सिंह ने कहा कि सरकार पुलिस को आगे करके हमसे भिड़वाना चाहती है। हिसार की गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी पहुंचकर किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया।
दरअसल यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में 10 जुलाई को बीजेपी का प्रशिक्षण कार्यक्रम होना था, जिसमें राज्य सरकार के नेता और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को भी पहुंचना था। लेकिन जैसे ही किसानों को कार्यक्रम की भनक लगी, वैसे ही किसान यूनिवर्सिटी पहुंच गए और यूनिवर्सिटी प्रशासन को कार्यक्रम रद्द करने के लिए पत्र सौंपा गया। किसानों के ज्ञापन और विरोध के बाद गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के कुलपति ने बीजेपी कार्यक्रम को लेकर ऑडिटोरियम की बुकिंग को रद्द कर दिया और उसका लेटर भी किसानों को दिया। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी के मिशन पंजाब वाले बयान पर आंदोलनकारी किसान का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि किसानों के चुनाव लड़ने से नहीं, बल्कि उन्हें जागरूक और एकजुट करने से बदलाव आएगा। इस दौरान उन्होंने पंजाब में किसानों के चुनाव लड़ने वाले बयान को चड़ूनी का निजी बयान बताया और कहा कि जो संयुक्त मोर्चा फैसला करेगा उसका स्वागत करेंगे। वहीं आंदोलनकारी किसान ने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हिसार में कोरोना अस्पताल के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री की मौजूदगी में किसानों और पुलिस के बीच हुई हिंसा के दौरान 350 किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे। अब इन मामलों को रद्द करने के लिए किसानों और अधिकारियों की कई बार बैठक हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। गौरतलब है कि 24 मई को कमिश्नर की तरफ से किसानों को आश्वस्त किया गया था कि 1 महीने के अंदर सभी मामले वापस ले लिए जाएंगे। पूरे मामले को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता युद्धवीर सिंह ने बताया कि शुक्रवार को हुई बैठक में हिसार से प्रशासन ने चंडीगढ़ बात की, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन इस मामले को लटकाकर किसानों पर दबाव बनाना चाहता है। उन्होंने बताया कि प्रशासन को 24 जुलाई तक मामलों को वापस लेने का अल्टीमेटम दिया गया है। सिरसा के लघु सचिवालय में शुक्रवार को विभिन्न संगठनों से जुड़े किसान इकट्ठा हुए और बीमा क्लेम, ट्यूबवेल कनेक्शन और नहरी पानी को अंतिम टेल तक पहुंचाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान किसानों ने कहा कि साल 2019-20 में खराब हुई फसलों की बीमा राशि क्लेम केवल कुछ ही किसानों को मिल पाया है, जबकि सिरसा में हजारों ऐसे किसान हैं जिन्हें उनकी खराब हुई फसल का बीमा क्लेम अभी तक नहीं मिला। इसलिए किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द बीमा राशि जारी की जाए। गोहाना खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने वार्डों की आरक्षण प्रक्रिया का आयोजन किया। इस दौरान गोहाना पंचायत समिति के कुल 24 वार्डों में से 11 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। साथ ही अनुसूचित जाति के लिए कुल 5 वार्ड आरक्षित किए गए, जिनमें 2 वार्ड अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए भी शामिल हैं। गोहाना उपमंडल अधिकारी ने पंचायती राज निर्वाचन नियम 2021 के नियम 5 के मुताबिक अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए गोहाना पंचायत समिति के वार्डों का आरक्षण किया है। गोहाना खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी मनोज कौशल ने बताया कि अनुसूचित जाति के लिए प्रत्येक वार्ड में उनकी जनसंख्या की प्रतिशतता की अधिकता को ध्यान में रखकर आरक्षित किया गया है। कोरोना में बिगड़े हालात के कारण कई व्यवस्थाओं में सुधार आ गया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जिन सरकारी स्कूलों की तरफ अभिभावक ये कहकर मुंह फेर लेते थे कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, अब यही अभिभावक सर्वाधिक सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवाने पर जोर दे रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर सोनीपत जिले के गांव शहजादपुर में देखने को मिल रही है, जहां पर सरकारी स्कूल में बच्चे लगातार पढ़ने के लिए एडमिशन ले रहे हैं। लोगों का रुझान इस कदर बढ़ा है कि पिछले साल की तुलना में राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल शहजादपुर में बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ है। करनाल पुलिस की एंटी ऑटो थेफ्ट ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 5 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 4 स्कूल के बच्चे हैं और नाबालिग हैं, जबकि 1 चोर बालिग है। बताया जा रहा है कि बाइक चलाने के शौक को पूरा करने के लिए ये वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। आरोपियों के पास से 19 मोटरसाइकिल बरामद की गई। 5 आरोपी कैथल के फतेहपुर पुंडरी के रहने वाले हैं। हिसार काजला और जगान गांव के किसान पानी की मांग को लेकर हिसार स्थित नहरी विभाग के अधीक्षक अभियंता कार्यालय में पहुंचे। यहां पर पहुंचने पर किसानों ने विभाग के अधिकारियों पर उनकी मांगे नहीं मानने और साथ ही दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं।
इस दौरान किसानों ने विभाग कार्यालय के अंदर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि नहर से खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए विभाग ने ओपन खेल की जगह पक्के और बंद पाइपलाइन डाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि अभियान नवंबर तक चलेगा। इस अभियान से आमजन को जोड़ने के लिए एक जागरूकता वाहन रैली को भी रवाना किया गया है, जो गांव-गांव में मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों को जोड़ेगी। पलवल को टीबी मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन की तरफ तमाम कोशिशें की जा रही हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए उप सिविल सर्जन डॉक्टर रेखा ने बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति को 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी या फिर जिनके घर में पहले ही टीबी के केस हैं तो वे सरकारी अस्पताल जाकर अपनी जांच करवा सकते हैं। आंगनवाड़ी विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी भी बच्चे में टीबी के लक्षण पाए जाते हैं तो तुरंत उनके परिवार व आशा वर्कर्स को जानकारी दी जाए ताकि समय पर उनको सही इलाज मिल सके। यमुनानगर में बाल मजदूरी की मिल रही शिकायतों पर बाल संरक्षण यूनिट और चाइल्ड लाइन की टीम ने जगाधरी में छापेमारी की। जगाधरी में सैनिटरी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में छापेमारी कर चाइल्ड लाइन की टीम ने 9 बाल मजदूरों का रेस्क्यू किया। हालांकि इस दौरान टीम को देखकर कुछ बच्चे भाग गए। चाइल्ड लाइन की निदेशिका डॉक्टर अंजू वाजपेयी ने बताया कि फैक्ट्री में बच्चों के कार्य करने की काफी समय से सूचना मिल रही थी, जिस पर टीम तैयार की गई है। टीम ने फैक्ट्री में छापेमारी की तो वहां पर 9 बच्चे कार्य करते मिले। हालांकि सूचना अधिक बच्चों की मिली थी, लेकिन टीम को मौके पर 9 बच्चे मिले, उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। पानीपत में 1.25 साल पहले जिस 6 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न हुआ था, उसके बाद रहस्यमयी तरीके से बच्ची का एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद बच्ची कोमा में चली गई थी। आरोपियों के डर से उसी बच्ची को शहर छोड़ना पड़ गया। बच्ची का परिवार उस बुरे सदमे को भुलाने के लिए दूसरे राज्यों में बस चुका था, लेकिन आरोपियों के परिवार ने वहां भी पता लगाकर परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया। बच्ची के परिवार पर लगातार समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए बाल अधिकार सुरक्षा समिति के सहयोग से ये परिवार कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। आरोपी लड़कों पर पॉक्सो एक्ट भी लग चुका है, लड़के जेल में हैं। बच्ची के पिता को डर सता रहा है कि कहीं आरोपियों का परिवार उनके लिए खतरा पैदा ना कर दे, जिसके चलते पीड़ित परिवार बाल अधिकार सुरक्षा समिति के सहयोग से एसपी से मिला और मामले के बारे में जानकारी दी। फरीदाबाद पुलिस ने साइबर ठग गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अभिषेक, अमित और राजेंद्र के रूप में हुई है। इस मामले में अभी गिरोह का चौथा आरोपी प्रवीण फरार चल रहा है, जिसकी पुलिस को तलाश है। पकड़े गए आरोपियों को अदालत में पेश करके 6 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में सामने आया है कि ये लोग पॉलिसी धारकों का डेटा कहीं से खरीद कर लाते थे और जिन पॉलिसी धारकों की पॉलिसी खत्म होने वाली होती थी, उनसे ये ठग नकली एजेंट बनकर संपर्क किया करते थे, जिसके बाद धोखाधड़ी कर अपने खाते में पैसे ट्रांसफर करवा लेते थे। इन ठगों की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले में छानबीन करते हुए आरोपियों को धर दबोचा। पंचकुला की इंदिरा कॉलोनी में साइकिल खड़ी करने को लेकर हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इंदिरा कॉलोनी में रहने वाले बिंदर की साइकिल खड़ी करने को लेकर एक शख्स से विवाद हो गया, जिसके बाद 3 युवकों ने बिंदर की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोनीपत में बदमाशों ने दिन दहाड़े मॉडल टाउन स्थित पीएनबी बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया। 2 नकाबपोश बदमाशों ने बैंक में पहुंचकर बंदूक के दम पर लूट करके फरार हो गए। बताया जा रहा है कि इस बदमाश में से एक के पास बंदूक और दूसरे के पास चाकू था। लूट की वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। फिलहाल बताया जा रहा है कि लूट की रकम 8 से 10 लाख रुपए तक हो सकती है। बीजेपी कार्यालय में चोरी का मामला सामने आया है। दरअसल चोरों ने सीसीटीवी की तारों को काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और साउंड स्पीकर लेकर फरार हो गए। सिरसा की अनाज मंडी में ट्रैक्टर चोरी कर ले जा रहे एक व्यक्ति को ट्रैक्टर मालिक ने देर रात पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर रोष जताने के लिए शुक्रवार को काफी संख्या में आड़ती और व्यापारियों ने जेजे पुलिस चौकी में पहुंचकर पुलिस के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। दरअसल बीती रात को अनाज मंडी की एक दुकान के बाहर से किसी अज्ञात व्यक्ति ने ट्रैक्टर चोरी कर लिया था, लेकिन बाद में वो ट्रैक्टर खैरका के पास पकड़ा गया।
इस मामले में ट्रैक्टर मालिक नवीन कुमार ने जेजे पुलिस चौकी में एफआईआर भी दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। बिजली चोरी करने वालों पर विभाग सख्त हो गया है। बहादुरगढ़ में चोरी पकड़ने के लिए 13 टीमें बनाई गई हैं। टीमों में 75 से ज्यादा बिजली चोरी पकड़ी है और 400 बिजली मीटरों की जांच की गई है। होटल नानक डेयरी रोड स्थित हसनपुर चौक के पास एक निजी बैंक में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। जब आसपास के लोगों ने बैंक में धुआं उठता देखा तो होटल थाने में मामले की जानकारी दी गई। पुलिस ने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, जिसके बाद बैंक अधिकारियों की जानकारी दी गई। बताया जा रहा है कि मैनेजर के कैबिन का एसी चालू था, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और बैंक में आग लग गई। बैंक में रखा फर्नीचर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। बैंक स्टाफ अब रिकॉर्ड की जांच करने में जुटा है। दिल्ली हाईकोर्ट से चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने चिराग पासवान की लोकसभा स्पीकर के फैसले के खिलाफ अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चिराग पासवान की अर्जी में कोई नया आधार नहीं है। ये सुनवाई एलजेपी पर कब्जे को लेकर हुई थी। चिराग पासवान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर लोकसभा अध्यक्ष के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें उनके चाचा पशुपति पारस की अगुवाई वाले गुट को सदन में एलजेपी के तौर पर मान्यता दी गई। कोर्ट ने कहा कि मामला लोकसभा स्पीकर के पास पेंडिंग है, लिहाजा आदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। वाराणसी में पहली बार सीएनजी फिलिंग स्टेशन की शुरुआत हुई। गेल की मदद से गंगा नदी में तैनात 100 से ज्यादा डीजल नौकाओं को सीएनजी नौकाओं में परिवर्तित किया गया है। आयुक्त दीपक अग्रवाल ने कहा कि गेल और वाराणसी स्मार्ट सिटी के सहयोग से 100 से ज्यादा डीजल नौकाओं को सीएनजी में परिवर्तित किया है। इससे पर्यटक भी खुश हैं। दिवाली से पहले शेष नावों को भी सीएनजी में बदलने की कोशिश की जा रही है। अयोध्या की गुप्तगार घाट में एक ही परिवार के 12 लोगों के डूबने का मामला सामने आया। ये परिवार सरयू में स्नान करने आया था, लेकिन तभी यह घटना हुई और 12 लोग डूब गए। 3 लोगों को बचा लिया गया है, वहीं 5 की मौत हो गई है।